नमस्कार, हमारे कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब जब मौसम बदलता है, हम गर्मी से सर्दी और सर्दी से गर्मी की ओर रुख करते हैं, तो ये बदलता मौसम अक्सर हमारे नाक, गले और कान पर असर डालता है। आखिर बदलता मौसम नाक, कान, गले पर असर क्यों डालता है? और जब भी कुछ दिक्कतें हमारे नाक, कान, गले में होती हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, घरेलू नुस्खे अपनाते हैं। ये घरेलू नुस्खे अपनाना कितना सही है और बदलते मौसम की मार क्यों झेलते हैं हमारे नाक, कान और गले, इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदित्य भार्गव। डॉक्टर आदित्य भार्गव PGIMS रोहतक में ENT विभाग के HOD हैं और सीनियर प्रोफेसर भी हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, सबको नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जब बात आती है नाक, कान, गले की, खर्राटों की समस्या से बहुत सारे लोग परेशान हैं। बदलता लाइफस्टाइल भी शायद कहीं ना कहीं इसका रीज़न है। खर्राटों की समस्या जो है, क्या वो किसी गंभीर बीमारी की तरफ संकेत है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? ऐसा है, खर्राटे जिसको हम इंग्लिश में या कॉमन लैंग्वेज जो समझ आती है उसमें स्नोरिंग भी बोलते हैं। तो स्नोरिंग एक ऐसी बीमारी है जो कि सिंपल भी हो सकती है और गंभीर समस्या की तरफ भी जा सकती है। स्नोरिंग का बेसिक कारण ये होता है कि हमारे जो कान, नाक, गले के मसल्स और जो टिश्यू है वो लूज़ हो जाते हैं, यानी कि ढीले पड़ जाते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं ढीले कैसे पड़ सकते हैं। एज की वजह से ढीले पड़ सकते हैं, या ऐसी कोई बीमारी हो जबकि उसके पीछे कोई फैट जमा हो जाए, जैसे मोटापे की बीमारी है, उसकी वजह से फैट वगैरह जमा हो जाता है। अब इस कारण से जब हम नाक से सांस या गले से सांस अंदर लेते हैं, तो वो सांस की वजह से जो प्रेशर से वो चीज़ें हिलनी शुरू हो जाती हैं जोर जोर, और वो साउंड जो आती है उसको हम स्नोरिंग कहते हैं। तो ये एक बड़ा मोटा मोटा जो मैं बता रहा हूँ, ये एक इसका मैकेनिज़्म है स्नोरिंग का, कि भाई होती कैसे है स्नोरिंग। दूसरी चीज़ आपने पूछी कि या क्या गंभीर समस्याओं को भी कर सकती है। जी, अब स्नोरिंग से क्या होता है कि जब हमारे पास कम हवा अंदर जा रही है तो ऑक्सीजन भी कम अंदर जाएगी। कम ऑक्सीजन जाने से हाइपोक्सीमिया जिसको हम बोलते हैं, यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से हाइपरटेंशन है, हार्ट अटैक है। और एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो मरीज इससे सफ़र करता है उसको हम बोलते हैं स्लीप एपनिया सिंड्रोम, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम, यानी OSAS। क्या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का मतलब, अगर आप वर्ड बाय वर्ड जाएं, ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स रुकावट, स्लीप मतलब नींद में, एपनिया यानी कि सांस का रुक जाना। तो थोड़ी देर के लिए मरीज की सांस रुक जाती है। उस सांस रुकने की वजह से मरीज सो के एकदम घबरा के उठता है, यानी कि उसका जो स्लीपिंग साइकिल है वो पूरा नहीं हो रहा। उसकी वजह से क्या होगा, अगले दिन की कंसंट्रेशन जाएगी, डे टाइम स्लीपीनेस बढ़ जाएगी उसको। और मैंने ब्लड प्रेशर, डायबिटिक जो लोग होते हैं उनका डायबिटीज़ के शुगर वैल्यू ज़्यादा बढ़ना शुरू, हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक्स वगैरह भी ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं इससे। तो ये गंभीर समस्या हो जाती है। ब्रेन के अटैक्स में ये समस्याएं हो सकती हैं। खर्राटे तो एक सिम्टम है, जो इसके पीछे बीमारी है उसकी वजह से आगे बीमारी कॉम्प्लिकेशन, इस बीमारी की कॉम्प्लिकेशन दूसरी बीमारियों हो जाती है। डॉक्टर साहब, जो खर्राटे हैं, अब खर्राटों की समस्या से निजात कैसे पाया जा सकता है? ऐसा है कि खर्राटों की समस्या के पीछे सबसे बड़ा कारण है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल का मतलब हमारे रहन सहन का तरीका, हमारे खाने पीने का ढंग। हम बैठना ज़्यादा, हमारा बैठने का काम है, बट उसको कंपनसेट करने के लिए हमें एक्सरसाइजेस करनी है, वॉक करनी है। तो सबसे बड़ा रीज़न मोटापा हो जाता है इसका। अब मोटापा जो है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही ठीक हो सकता है। उसमें आप अपनी डाइटरी कंट्रोल करिए, प्रॉपर हेल्दी डाइट लीजिए, आप जितनी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, वॉकिंग कोई करता है, कोई जिम में जाके एक्सरसाइज करता है, कोई गेम खेलता है, तो वो है। आइडिया ये है कि हमारा जितना फैट कम होगा उतने हमारे जो मसल्स हैं, हमारे टिश्यू हैं जो बॉडी के अंदर हैं, खासकर जो नाक, कान, गले के टिश्यूज़ हैं, वो स्ट्रेच होंगे। स्ट्रेच होने से फिर उनको खर्राटे आने बंद हो जाएंगे। खर्राटा जैसे मैंने पहले भी बताया वो तो सिम्टम है,
पर उसके पीछे जो उसका कॉम्प्लिकेशन है कि भी हमारे ऑक्सीजनेशन कम हो रहा है, तो ये तरीका एक होता है। जी। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ मेडिसिन्स वगैरह भी आती हैं इसके लिए, तो वो मेडिसिन्स का यूज़ करें, पर इसके लिए एक हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जो स्लीप पैथोलॉजिस्ट बोला जाता है जिनको, तो उनको दिखा के ही मेडिसिन ली जाए। और सबसे एंड में इनका ऑपरेटिव यानी कि सर्जरी भी इनका इलाज है। जी डॉक्टर साहब, आपने बातचीत में स्लीप एपनिया की बात की, यानी कि रात को सोते सोते समय सांस रुक जाना। दिवंगत जो बप्पी लहरी थे म्यूजिशियन, उनके साथ भी यही समस्या थी। तो ये जो बीमारी है रात को सोते सोते समय सांस का रुक जाना, फिर घबरा कर उठना, इससे कैसे बचा जा सकता है? इससे बचने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि जब आपको स्नोरिंग के सिम्टम्स आने शुरू हो जाएं, कई बार ऐसा होता है कि आप तो सो रहे हैं, आपको पता नहीं लगेगा, तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपको बता सकते हैं, जो आपके पास सो रहे हैं वो आपको बताया, क्योंकि उनकी नींद भी डिस्टर्ब होती है आपकी स्नोरिंग से। तो जैसे ही स्नोरिंग का सिम्टम आए, आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है कि भाई ये कोई ऐसी सीरियस समस्या तो नहीं बन रही है कहीं। तो वो वेरियस टेस्ट होते हैं, हमारे पास स्लीप लैब्स हैं जहाँ पे आपका टेस्ट होते हैं, और उसको देखने के लिए कई बार हम मरीज को ओवरनाइट एडमिट भी करते हैं। ओवरनाइट एडमिट करके उनके सारे जो बॉडी के पैरामीटर्स हैं वो चेक होते हैं, उसके बाद वो एनालाइज होते हैं कि भाई इनको किस चीज़ की ज़रूरत है। अब मैंने आपको मेडिसिन बताई, सर्जरी बताई, बीच में एक और मशीन आती है इसके लिए जिसको CPAP मशीन बोलते हैं, यानी कंटिन्यूस पॉजिटिव प्रेशर की मशीन होती है। वो मरीज के फिट की जाती है, फिट करने के बाद उनको ट्रेन किया जाता है और उसके बाद उनको घर भेज दिया जाता है, और घर में वो उनको बताया जाता है कि कब लगाना है और कब नहीं लगाना। उससे 90% ऑफ द मरीज उससे ही ठीक हो जाते हैं। सर्जरी में सिर्फ 5 to 10% लोगों को ज़रूरत पड़ती है सर्जरी की। जी डॉक्टर साहब, जब बात हम कर रहे हैं नाक कान गले की, और जब बात आती है नाक की, तो होता क्या है, अक्सर हम देखते हैं लोगों में नाक की हड्डी बढ़ना या नाक का मांस बढ़ना, उसकी वजह से भी उन्हें बहुत सारी दिक्कत होती है। तो ये किस वजह से होती है और क्या इसे ठीक किया जा सकता है? क्या सर्जरी ही इसका इलाज है? ऐसा है कि जो हम एक कॉमन टर्म यूज़ करते हैं, नाक की हड्डी बढ़ना, वो एक्चुअली नाक की हड्डी बड़ी नहीं होती। नाक आपको पता है 2 नाक होती हैं, उसके बीच के कंपार्टमेंट को हम नाक की हड्डी बोलते हैं, उसको नेज़ल सेप्टम भी बोलते हैं। तो जो सेप्टम है वो टेढ़ा हो जाता है, कई लोगों को जन्मजात होता है ये, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है बॉडी रिमॉडल होती रहती है, ग्रो करती है, उसकी वजह से ज़्यादा कम भी हो सकता है, पर ज़्यादा होता है। दूसरा इसका कारण यह है कि नाक के चोट लग जाना, जैसे प्लेयर्स हैं या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में किसी को चोट लगी, उसकी वजह से नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई। अब ये असेसमेंट की जाती है बाय ENT स्पेशलिस्ट। वो एक बारी उसको असेस करते हैं, मरीज के सिम्टम्स देखे जाते हैं, उसकी डे टू डे लाइफ में कितना इफ़ेक्ट हो रहा है वो देखा जाता है, और क्लिनिकल एग्जामिनेशन में वो है। इसका कोई मेडिकल इलाज नहीं है, यानी कि इसका कोई दवाई का इलाज नहीं है, वो टेम्परेरी इलाज है कि भाई ना आपने नेज़ल ड्रॉप्स ले लिए, स्टीम इनहेलेशन कर ली, तो वो थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाएगा। पर अगर किसी को सर्जरी की ज़रूरत है, जो कि डिक्लेयर डॉक्टर ENT स्पेशलिस्ट करता है, तो इसकी सर्जरी होती है, जो कि बहुत कोई मेजर सर्जरी नहीं है, इट्स ए रूटीन सर्जरी। हमारे डिपार्टमेंट में या और सब हॉस्पिटल्स में ये सर्जरी की जाती है, जिसको हम सेप्टोप्लास्टी बोलते हैं। सेप्टम मीन्स आपका नाक की हड्डी, और प्लास्टी मीन्स उसको करेक्शन करना, तो वो करती है। उसमें आप मरीज को आप ये लगा के चलिए कि 4-5 दिन हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, और फिर उसके बाद छुट्टी हो जाती है उसकी। अच्छा, दूसरी चीज़, नाक में मांस बढ़ना, वो एक अलग चीज़ है। नाक में जो मांस बढ़ना होता है वो कई तरह से हो सकता है, और कॉमनेस्ट उसका होता है पॉलिप, जो कि हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। पॉलिप है वो जनरली एलर्जिक पेशेंट्स को होती है, तो वो पॉलिप का भी इलाज है कि उसको पहले हम स्प्रे वगैरह दे के ट्रीट करते हैं, और अगर नहीं ठीक हो रहा तो फिर उसकी सर्जरी की जाती है। उसको फेस बोलते हैं, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। वो करके हम वो पॉलिप निकाल देते हैं, पर उसमें एक ही चीज़ है कि वो पॉलिप दोबारा भी हो सकते हैं, अगर एलर्जी ठीक नहीं, रूट कॉज हमने ठीक किया तो वो है, पर इलाज है उसका, और कोई मेजर सर्जरी नहीं होती है। फेस लोकल में भी कर सकते हैं, जनरल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट। जी
डॉक्टर साहब, जब बात आती है बीमारियों की, तो कोरोना महामारी में लोगों की स्मेल भी चली गई, लोगों का टेस्ट था वो भी चला गया, मुंह का स्वाद भी चला गया, सूंघने की शक्ति भी चली गई। तो ये जो स्मेल गई, टेस्ट गया, क्या ये बाद में कोरोना ठीक होने के बाद कोई नई बीमारी भी बना सकते हैं या कोई बुरा प्रभाव शरीर पर डाल सकते हैं? ऐसा है जी, कोरोना आपने पढ़ा भी होगा या सुना भी होगा, कोरोना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारी है। स्टार्ट वहाँ से होता है। सेकेंड वेव में हमने देखा कि वो लंग्स में भी चला गया, थर्ड वेव में लोकलाइज्ड रह गया। तो ये जो आप बात कर रहे हैं, इसको पूरे जो स्मेल जाना, टेस्ट जाना, इसको पेरोस्मिया बोलते हैं। पेरोस्मिया मतलब स्मेल ना, एनोस्मिया होता है कि स्मेल ना ही आना बिल्कुल, तो और पेरोस्मिया होता है कि स्मेल दूसरी तरह की आना, जो हम सूंघ रहे हैं उसका स्मेल ना आके कोई दूसरी तरह का। अब इसका कारण ये है कि जो वायरस है वो आपने सुना भी होगा कि नाक में ऊपर जाके, जहाँ से हमारी स्मेल का एरिया है, वहाँ से ब्रेन में जाता है, तो ये उस जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया वायरस ने। पूरा ने डिस्ट्रॉय किया तो आधी स्मेल चली गई, पूरा डिस्ट्रॉय किया तो पूरी स्मेल चली गई। अब क्या होता है कि हमारी बॉडी में, ये भगवान की देन है कि हमारी बॉडी में रिकवरी भी बड़ी अच्छी होती है। धीरे धीरे ये नर्व एंडिंग अपने आप रिकवर करनी शुरू करती है। अब रिकवरी के कारण क्या होता है कि कई बार ये रिकवरी उस नर्व को उससे साथ ना कनेक्ट करके किसी और जगह से कनेक्ट कर दिया। यानी कि मेरे को स्मेल आनी है हींग की स्मेल के ना कनेक्ट करके उसने प्याज की स्मेल के साथ कनेक्ट कर दिया। यानी कि ये हमारे जो कनेक्शंस हैं नर्व के, वो ख़राब हो गए। उसकी वजह से कई लोगों को, जैसे बहुत चॉकलेट कईयों को पसंद है, तो ये टेस्ट के साथ भी है, क्योंकि वो सब टेस्ट और स्मेल जुड़ी होती है। तो उसको किसी को चॉकलेट बहुत पसंद थी, बट अब ऐसा हो गया कि चॉकलेट खाते हुए उसे किसी और तरह की उसमें टेस्ट आना शुरू हो गया, तो वो चॉकलेट छोड़ देगा। बट धीरे धीरे करके, अभी तो खैर ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है, क्योंकि कोरोना भी अभी ख़त्म हुआ है, नहीं हुआ है, कम हुआ है, अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है। तो ये सब इसमें एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है सब कुछ, कि भाई आगे जाके क्या होगा। पर धीरे धीरे जो 70-80% पेशेंट्स हैं वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। इसमें ज़्यादा हम दवाई या कोई सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं होती। दवाई ज़्यादा से ज़्यादा हम कोई ऐसे न्यूरोट्रॉपिक विटामिन्स दे देंगे, वो सब एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है। पर अभी उसका कोई सैक्रोसेंट इलाज अभी कोई आया नहीं है। जी डॉक्टर साहब, जब बात आती है मूक बधिर बच्चों की, जो बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, जब उनकी बात हम करते हैं, और मेडिकल साइंस की जब बात की जाती है, तो मेडिकल साइंस ने तरक्की बहुत कर ली है। अब फॉर एग्जांपल, जैसे नेत्रहीन बच्चों का कॉर्निया रिप्लेस होता है, क्या उसी तरीके से मेडिकल साइंस की मदद से जो बच्चे सुन नहीं सकते, उनकी जो सुनने की शक्ति है वो क्या वापस लाई जा सकती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये पब्लिक अपराइजिंग क्वेश्चन भी है। अभी हमारा वर्ल्ड हियरिंग डे गया था जी, उसमें जगह जगह टॉक्स हो रही थी। जो है हमारा एक नेशनल प्रोग्राम ऑफ हियरिंग कंट्रोल, वो भी चालू हुआ। अब आप ये समझिए कि जो बच्चे, हमें बोलने की शक्ति कहाँ से आती है? ये हमारा जो स्टिमुलस होता है, यानी कि वो होता है, वो सुनने की वजह से होता है। तो जो बच्चे पैदा होते हैं, शुरुआत जैसे हॉस्पिटल में बच्चे पैदा हुए, तो बच्चा पैदा हुआ और आगे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा है, उससे पहले हमने एक यूनिवर्सल नियोनेटल हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम रखा हुआ है कि भी जो बच्चे पैदा होंगे हॉस्पिटल में, उनका हियरिंग टेस्ट किया जाए। अब आप सोचेंगे कि इतने छोटे बच्चे का हियरिंग टेस्ट कैसे हो सकता है? उसके लिए मशीनें आ गई हैं, जिसमें बच्चे का पार्टिसिपेशन इतना है कि बच्चा थोड़ा ड्राउजी हो, सोया हुआ हो, उसके अंदर कान में प्रोब लगा के, उसको OAE बोलते हैं, ऑटो अकॉस्टिक इमिशन, उससे हमें ये पता लग जाता है कि बच्चे की हियरिंग ठीक है कि ख़राब है। क्वांटिफाई नहीं कर पाते, क्वालिटेटिव एनालिसिस हो जाता है कि हमें बच्चे का पता लग जाता है कि इसकी हियरिंग है। तो उस बच्चे को 3 महीने बाद हम दोबारा बुलाते हैं, दोबारा बुला के उसका दोबारा टेस्ट करते हैं। तो इस टेस्ट की रिपोर्ट ऐसी होती है, पास या रेफ़र। पास मीन्स बच्चा ठीक है, रेफ़र मीन्स कि हमें इसकी तरफ और ध्यान देना। तो एक और टेस्ट होता है जिसको हम बेरा SSR बोलते हैं। बेरा SSR में हम फिर बच्चे का दूसरी तरह का टेस्ट करते हैं, जिसमें टू सम एक्सटेंट क्वांटिफिकेशन भी हो जाती है। और अगर बच्चा प्रूव हो गया कि इसको कोई हियरिंग की प्रॉब्लम है,
यानी कि ये सब हमने 3, 6 और 9, ये आप 3 का पहाड़ा अगर याद रखें, 3 में उसको पहला डायग्नोसिस, 6 में उसको दूसरा और 9 में कन्फर्मेशन करके उसको हमें एड करना है। अब एड कैसे करेंगे? हमारे पास हियरिंग एड्स हैं, बच्चों के लिए एड्स हैं, और एक जो सबसे बड़ी चीज़ चल रही है कॉक्लियर इम्प्लांटेशन यानी कि बच्चे को हम ऑपरेट करके उसके इनर ईयर में इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, और जिसका कनेक्शन सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ, बाहर एक एम्पलीफायर के साथ होता है, तो बच्चा सुनता रहता है। अब 1 साल से पहले अगर बच्चे को हमने कर दिया तो देयर आर 99% चांसेस कि बच्चा ग्रो करेगा, सोसाइटी के लिए भी वो एक अच्छा नागरिक भी बनेगा, स्कूल में जाएगा, सब पढ़ाई वढ़ाई करेगा। और ये ऑपरेशन वगैरह करने के बाद ऑफ कोर्स हमें उसकी स्पीच थेरेपी, स्पीच रिहेबिलिटेशन करना होता है, उसके हमारे पास स्पेशलिस्ट अलग होते हैं। तो हम इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं कैच दैम यंग। कैच दैम यंग मीन्स जब छोटा बच्चा है उसको पहले से ही हम, अब मैंने आपको बताया जो यहाँ पैदा हो रहे हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो कि हाई रिस्क नियोनेट्स बोलते हैं, जिसको बर्थ एस्फिक्सिया हुआ, यानी उसको जब डिलीवरी हो रही है तो कोई प्रॉब्लम होगी, उसको जॉन्डिस हो गया, उसको एस्फिक्सिया हो गया, या और कोई ऐसी बीमारी है जो कि पीडियाट्रिशियंस वगैरह डायग्नोस करते हैं। ऐसे बच्चों का तो हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। उनकी हियरिंग का बाकी तो ध्यान पीडियाट्रिशियंस रखते हैं, एज एन ईएनटी स्पेशलिस्ट हमें उनकी हियरिंग जरूर चेक करवानी चाहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए। आइडिया इज़ कि ये बच्चे आगे चल के एक भारतीय नागरिक, एक नॉर्मल भारतीय नागरिक बने, जिनको कोई भी स्पीच एंड हियरिंग प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारा एम है, नियोनेटल हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम। जी डॉक्टर साहब कहते हैं कि पूरी दुनिया का दर्द एक तरफ और कान का दर्द एक तरफ, और इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कान का दर्द कितना ज़्यादा सीवियर होता होगा। जब कान के दर्द की बात आती है हम बड़े बता देते हैं, लेकिन जब बात छोटे बच्चों की करते हैं, छोटे बच्चे नहीं बता पाते कि उनके कान में दर्द है। छोटे बच्चों के कान के दर्द का कैसे तो पता लगाया जा सकता है, और जब पता लगे कि उनको कान में दर्द है तो वो कैसे ठीक किया जाए, डॉक्टर के पास लेकर जाया जाए, या घर में जैसे कुछ लोग गरम तेल वगैरह ऐसे घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, वो क्या करना सही रहेगा? ऐसा है कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं जो बोल नहीं सकते, वो बेचारा एक ही सिम्टम होता है एक्सेसिव क्राइंग। अब एक्सेसिव क्राइंग के जो 2 कॉमन कॉज है, एक तो पेट में दर्द है जिसको एब्डोमिनल क्रैम्प्स बोलते हैं, जिसके लिए हम दादी माँ के नुस्खे यूज़ करते थे, पहले घुट्टी वुट्टी भी पिलाते थे। और दूसरा होता है कान में दर्द है उसके। तो जो, क्योंकि क्या है कि छोटे बच्चों का जो ट्रैक्ट होता है अपर रेस्पिरेटरी वो बहुत छोटा होता है, यानी इन्फेक्शन कान में अंदर ही अंदर चली जा सकती है, जिसको ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। तो वो जब कान में दर्द है, अब उसका घरेलू इलाज मेरी समझ से तो ये तेल वगैरह करना है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि अगर मेरे को कोई आके कहता है जी कि मेरे कान में दर्द हो रहा है और मैं कान में तेल डाल दिया, तो मैं जब उसको दवाई देता हूँ तो मैं कहता हूँ कि ये दवाई जाके सब्जी में डाल देना, क्योंकि आप उसको आप रेसिप्रोकेट कर रहे हो, ये नहीं है ठीक। तो उसको इमीडिएटली पीडियाट्रिशियन को, और पीडियाट्रिशियन आगे समझेगा वो कान वाले डॉक्टर को, और उसका इलाज हो जाएगा। ये कान में तेल वगैरह डालना, ये आजकल हम इसको प्रोपेगेट नहीं करते, क्योंकि जब बीमारी का कारण ही नहीं पता तो उसका हम तेल वगैरह डाल के कैसे इलाज कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, चलते चलते आपसे हम एक बहुत कॉमन सा सवाल है, अक्सर लोग करते भी हैं, पूछते भी हैं, कान की मैल, कान में जो वैक्स होती है, जब वो कान में ज़्यादा हो जाती है, लोग क्या करते हैं, ईयरबड का यूज़ करते हैं उसे साफ़ करने के लिए, या सुई का इस्तेमाल करते हैं। और कई बार जब हम रस्तों पे सड़क किनारे देखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी बैठे होते हैं अपना बैनर लगाकर या अपना तंबू लगाकर कि हम कान की सफाई करते हैं। ईयरबड का यूज़ करना कितना सेफ़ है, खुद कान की सफाई करना कितना सेफ़ है, और जो ये तंबू लगाकर बैठे होते हैं इनसे कान की सफाई करवाना कितना सेफ़ है, आपसे ये जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि जो वैक्स है ये हर एक के बनती है कान में, दिस इज़ ए नॉर्मल फिनोमिना, फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है। वैक्स तो बनेगी, और उसका रीज़न ये है कि वो क्लीन करती है ईयर को। अब कुछ लोगों में जेनेटिकली मैं बोल दूं, या ऐसा है कि उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अब उन लोगों में जैसे नहाने के बाद एकदम कान बंद हो गया कि भाई आपने कान साफ़ किया भी है फिर भी ठीक नहीं हो रहा, वो खुल नहीं रहा है कान,
या ऐसा कोई कारण हुआ कि आपका कान पहले तो बिल्कुल ठीक था, सडनली उसमें सुनना बंद हो गया, ब्लॉकेज सेंसेशन आनी शुरू, इस केस में आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरे कान में वैक्स है। अब वो वैक्स का इलाज फिर वही तेल नहीं डालना या ऐसे कोई ड्रॉप्स नहीं डाल लेना, डॉक्टर को आप दिखाइए, डॉक्टर को दिखा के वो आपको तेल डालेगा, अगर उसी टाइम वो वैक्स निकल सकता है वो निकाल भी देगा। अगर वो हार्ड इम्पैक्टेड वैक्स है यानी कि अटका हुआ है, वो तेल डाल को उसको सॉफ्ट करेगा। सॉफ्ट करने के बाद 2 या 3 दिन के बाद अपने तरीके से, कई तरीके हैं वैक्स निकालने के, वो निकाल देगा। दूसरी चीज़ ये है कि अपने आप ईयरबड यूज़ करना, क्योंकि ऐसा है कि ईयरबड कमर्शियल प्रिपरेशंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कमर्शियल प्रिपरेशंस, तो ईयरबड्स यूज़ तो कर सकते हैं आप, बट जो कमर्शियल प्रिपरेशंस हैं उनका ये ध्यान रखना चाहिए कि वो आगे से सॉफ्ट हों, उनका जो एंड है वो बाहर ना निकला हो, वो सिर्फ कान के बाहरी हिस्से में, अगर आपको जैसे खुजली वगैरह, इचिंग वगैरह हो रही है, उसको आप कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। बट स्टिल ऑन द होल जनरली प्रिंसिपली आई विल नॉट एडवाइज टू यूज़ द ईयरबड। थर्ड थिंग जो आपने मेरे से पूछा कि जो बाहर ये जो बैठे होते हैं, खासकर मैं तो खैर फौजी बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने देखा है जहाँ जहाँ बच्चों का मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा होता है, उसके बहुत बच्चे अनफिट होते हैं कान में वैक्स की वजह से, टेम्परेरी अनफिट होते हैं कि भैया आप कान क्लियर करके आ जाओ। तो ये बाहर जाते हैं, उनको ये जो बाहर बैठे होते हैं टिपिकली लाल टोपी वाले होते हैं और इनको कनुआ बोला जाता है। इनके पास जो हुक्स वगैरह होते हैं वो ना तो इनके पास लाइट है, ना इनके पास मैग्नीफिकेशन है, ना इनके पास तरीका है कि कान के अंदर कैसे देखा जाए। ये अप्रॉक्सी जो जाता है उसको अपने हिसाब से उसके कान में हुक डाल के उसको निकालते हैं। हमने ऐसे केसेस मैंने देखे हुए हैं कि जिनमें कान का बिल्कुल पर्दा फटा हुआ है, कान की हड्डी तक निकली हुई है। तो भगवान के लिए प्लीज़ इन कनुओं से ना इलाज कराएं, आप डॉक्टर के पास जाएं, किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, दिखा के जो अप्रोप्रिएट इलाज है वो करवाएं, क्योंकि एक बार अगर ऐसी इंजरी हो गई तो उसको फिर सर्जरी से ही ठीक करना पड़ता है और कोई इलाज नहीं होता। दोस्तों, डॉक्टर साहब ने बहुत खूब कहा कि आप जब भी आपको कोई दिक्कत हो तो घरेलू नुस्खे ना अपनाएं, खुद डॉक्टर ना बने, और जो बाहर ये तंबू लगाकर लोग बैठे होते हैं उनके पास ना जाएं, क्योंकि आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आप डॉक्टर के पास जाएं और अपना सही से इलाज कराएं। डॉक्टर साहब, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।